और अब एक बार फिर से आपको अहमदाबाद ले चलते हैं। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस वक्त चल रहा है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें लाइव इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अहमदाबाद में उनके रोड शो की, और आप देखिए उनके समर्थक का इस वक्त धूप तेज, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है उनके समर्थकों के। और इनमें से कई समर्थक केसरिया पगड़ी भी पहने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जो गुजराती पगड़ी है। और भारत माता की जय के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं, ये भी आप बहुत साफ सुन सकते हैं। तीसरे फेज में 7 मई को मतदान है। गांधीनगर सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार हैं अमित शाह बीजेपी के, और उनके मुकाबले कांग्रेस की सोनल पटेल। गांधीनगर में सोनल पटेल कांग्रेस की तरफ से उन्हें टक्कर दे रही हैं। 7 मई को गांधीनगर में मतदान होगा तीसरे चरण में, और उसके पहले आज आप देखिए रोड शो कर रहे हैं अहमदाबाद में अमित शाह। फिर से एक बार जनता से अपील इस रोड शो के जरिए कि वो उन्हें चुनकर लोकसभा भेजें। 2019 में यहीं से, इसी गांधीनगर सीट से वो सांसद चुने गए। जय श्री राम के नारे भी आप बहुत साफ सुन सकते हैं। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे बहुत स्पष्ट सुने जा सकते हैं। कल पहले चरण का मतदान है और महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, और इसमें नागपुर की सीट भी शामिल है। नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव मैदान में है, और ऐसे में लोगों के सामने क्या मुद्दे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव की इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव कल होने जा रहा है, और नागपुर का फेमस तर्री पोहा है। ये तर्री पोहा खाते खाते हम आम लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट करेंगे। पहले इन दादा से पूछते हैं। दादा, कल चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन से अहम मुद्दे पर आप वोट करोगे? अहम बोलो तो जो अपने को आम जनता को धंधे पे फुटपाथ वालों को परेशान करते ही है, ये परेशानी है। और जो रोड का काम चालू किए, रोड का काम कंप्लीट कर देनी है और दूसरे रोड का काम चालू कर देते। रोड की समस्या है। आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो तर्री पोहा खा रहे हैं। नागपुर में आए और तर्री पोहा खाए, ऐसा कभी होता नहीं है। दादा, आप हमें कौन से मुद्दे पे वोट करोगे, ये बताइए। अगर नई सरकार आएंगी, अगर डेवलपमेंट करेंगी तो हम जरूर वोट करेंगे। जिस तरह से अपनी महाराष्ट्र की स्थापना हुई है 1 मई 1960 में, उस टाइम से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है। आप कौन सी समस्या को लेकर जूझ रही है, क्या अपेक्षा है, और कौन से अहम मुद्दे पर आप वोट करोगे? कौन सा भी अपन ये करेंगे, कोई भी आए, मगर हम है कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट जो है तो हम अपनी तकलीफ बता नहीं सकते, मगर सरकार कोई भी आए तो अच्छा दवाखाना सुविधा अच्छे होने को होना। बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को, तो अच्छे सुविधा होने को होना। दादा, आप क्या बताएंगे? देखो सर, आज की डेट में नागपुर में बेरोजगारी, महंगाई, नागपुर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बोलो, हर जगह पे महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, बहुत लोगों का वही प्रॉब्लम है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी को सामान्य आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं। सिलेंडर के दाम पहले 600-700 रुपये थे, अभी 1100-1000 रुपये हो गए, है ना। पेट्रोल के दाम देखो इतने बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गई है। तो आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। बीजेपी की एक और लिस्ट आई है। नारायण राणे को बीजेपी ने टिकट दिया है और रत्नागिरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। नारायण राणे रत्नागिरी से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उनका टिकट फाइनल, उनकी उम्मीदवारी तय और घोषित। महाराष्ट्र रत्नागिरी से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे नारायण राणे। यह बड़ी अपडेट, ताजा अपडेट इस वक्त की। बीजेपी ने नारायण राणे को रत्नागिरी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले एक वायरल वीडियो को लेकर घमासान मच गया है। वीडियो जमुई का है। तेजस्वी की सभा के बीच भीड़ में से चिराग पासवान के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब इसी वीडियो को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वो अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा क्या कर पाएंगे।
मंच पर है तेजस्वी, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है और इसी में उनकी बाईं ओर मंच पर ही खड़ा व्यक्ति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता दिख रहा है, जिसे हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन हम इस वायरल वीडियो की भी पुष्टि नहीं करते हैं। आरोप है कि चिराग को गाली दी गई। कोई अगर आदरणीय राबड़ी देवी जी मेरी बहनों में से किसी को मीसा दिए हो, जो भी हो, अगर वो चुनाव लड़ रही है, मतलब जो भी सार्वजनिक जीवन में है, कोई नहीं चुनाव लड़ रही है, सार्वजनिक जीवन में जो या नहीं भी है, अगर उनके बारे में कोई ऐसा कहता तो मैं बर्दाश्त नहीं, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता। राजनीति सब एक तरफ है, जो व्यक्ति अपने परिवार के सम्मान की ही रक्षा नहीं करता तो वो लोकसभा की अपने क्षेत्रवासियों की क्या रक्षा करेगा। जो महिलाओं का ही नहीं सम्मान करता तो वो अपने क्षेत्र की महिला, अपने प्रदेश की महिलाओं का क्या सम्मान। तो मैं कम से कम खामोश नहीं। तो बिहार के गया से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे कैमरे के पीछे दलितों पर हमले करते थे, हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे, पर जमुई की सभा में तो तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग जैसे दलित नेता को गाली दी जानी शर्मनाक है। तेजस्वी जी, आपके हर अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव के दिन लेगी। ये जीतन राम मांझी का पोस्ट है एक्स पर और ऐसे उन्होंने चिराग पासवान का समर्थन किया है और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। ये देखिए आप, एक तरफ हमने वो वायरल वीडियो का कंटेंट रखा है और दूसरी ओर हमने जीतन राम मांझी की एक्स पर पोस्ट भी आपके सामने रख दी है। वो कह रहे हैं अभी तक आरजेडी के गुंडे ये करते थे, हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे, पर जमुई की सभा में तो तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग पासवान जैसे दलित नेता को गाली दी गई, जो शर्मनाक है। आगे वो कहते हैं कि बिहार की जनता चुनाव के दिन इस अपमान का बदला लेगी। आइए इसी खबर पर और ज्यादा बात करते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस वक्त चुनाव का जो प्रचार है वो चरम पर है, बल्कि कल पहले दौर की वोटिंग है और उसके ठीक पहले ये वीडियो आना और उस पर जीतन राम मांझी का ये कमेंट, इस पर हम बात करेंगे। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है प्रकाश, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को दे दें। वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव की सफाई भी सामने आ गई है। किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना, ये सफाई है तेजस्वी यादव की। वो कह रहे हैं कि किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना और इस मामले को तूल देना ठीक नहीं है। सुनाते हैं आपको। इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियाँ देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। तेजस्वी यादव की पूरी सफाई हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वायरल वीडियो से कोई डैमेज हुआ है और जो तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं उससे क्या कोई डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? उत्तर के लिए चलेंगे प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, जी बिल्कुल, देखिए सफाई देना तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस पे साफ पाएंगे कि मंच पर खड़े विजय प्रकाश, जो बांका से उम्मीदवार है जयप्रकाश यादव, उनके भाई हैं, उनको संबोधित करके नीचे से कोई शख्स जो है वो गाली दे रहा है। और उस समय में इस बात का कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था कि ऐसे भी मंच के नीचे से लोग कुछ बात कहते रहते हैं, लेकिन ऊपर से वो समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाली गलौज की भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है मंच पर खड़े एक आरजेडी के बड़े नेता, उनके सामने में दिया जा रहा है और उसके बाद चिराग पासवान बेहद भावुक हो जाते हैं।
कल चुनाव होना है और ऐसे मौके पर इस तरह के गाली गलौज की भाषा अगर वीडियो वायरल है तो उस पर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सफाई दी है वो काफी नहीं होगा। अगर वो सिर्फ एक शब्द में कहते कि ये गलत है, इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसने भी कहा है अगर उसकी खोज पहचान होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो शायद इसे माना जा सकता था कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से ना उसे स्वीकार कर रहे हैं और ना ही उससे इनकार कर रहे हैं, बल्कि अपने बीच का लाइन लेते हुए निकल जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो उन्होंने देखा है, चिराग पासवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस बारे में भी वो बता रहे हैं। तो जाहिर है कि मामला यहीं तक नहीं रहेगा, क्योंकि कोशिश की गई थी पूरे चुनाव के दरमियान में लालू यादव की तरफ से कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो, लेकिन दलित नेता के खिलाफ में इस तरह से अगर अपमानजनक शब्द का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ये मामला तूल पकड़ेगा। और जैसा कि जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है तो इस मामले को बढ़ाया जाएगा और फर्स्ट फेज में ही चुनाव जो है वो गया में भी है, जमुई में भी है, जहां से कि सुरक्षित क्षेत्र से 2 उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बहनोई हैं। तो इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस पर अगर तेजस्वी आगे सीधे तौर पर इसे इनकार नहीं करते हैं और कंडेम नहीं करते हैं तो इसका नुकसान पूरे चुनाव में उन्हें देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया आपका प्रकाश। आपने महत्वपूर्ण बात ये कही कि इसको बिल्कुल साफ तौर पर कंडेम करना चाहिए था तेजस्वी यादव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हुए हैं और उनकी ये पेशी दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध रूप से नियुक्तियों के मामले में हुई है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो बड़ी अपडेट, ईडी के सामने अमानतुल्लाह खान पेश हुए हैं। आरोप है उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और इसी मामले में पेशी है उनकी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध रूप से नियुक्तियों के मामले में ये आरोप है। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जो पेशी हुई है अमानतुल्लाह खान की, इसके बारे में तो आप अपडेट करिए ही, थोड़ा सा मामला भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि ईडी लगातार अमानतुल्लाह खान को नोटिस दे रही थी पूछताछ में शामिल होने के लिए, लेकिन अमानतुल्लाह खान नहीं पहुंच रहे थे। अमानतुल्लाह खान हाई कोर्ट पहुंचे थे, वहां से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 18 तारीख को ईडी के सामने पेश हुई और अमानतुल्लाह खान 11 बजे यहाँ ईडी ऑफिस में पहुंचे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो 32 भर्तियाँ थी वो अवैध तरीके से करवाई गई थी। इसके अलावा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं उसको भी अवैध तरीके से किराए पर दिया गया था और जो वक्फ बोर्ड का जो पैसा है उसमें भी उसका भी दुरुपयोग किया गया था। तो ये जो आरोप है वो अमानतुल्लाह खान पर लगे हुए हैं, जिसकी जांच ईडी लगातार कर रही है। इससे पहले इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी और एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर को आधार बनाकर ही मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था वो ईडी ने दर्ज किया था। इस मामले में ईडी अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की जानी थी। यही वजह थी कि ईडी लगातार अमानतुल्लाह खान को नोटिस दे रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज अमानतुल्लाह खान यहां पर पहुंचे। एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने अमानतुल्लाह खान के लिए तैयार की है। अब ये देखना होगा कि वो कितने सवालों के जवाब यहां ईडी ऑफिस में दे पाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये देखना होगा कि कितने सवालों के जवाब वो दे पाते हैं और ईडी उनके इन जवाबों से कितनी संतुष्ट होती है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए, तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको उसी में लिए चलते हैं। तो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं। दूसरी बात, इनके एक आरएसएस के बड़े प्रमुख नेता हैं मोहन वैद्य जी, 2017 का उनका बयान है, वो कहते हैं देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। 2015 में आरएसएस के प्रमुख, आप सब जानते हैं, देश के लोगों के लिए तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वो भारत का संविधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान वो है जो आरएसएस के प्रमुख लिखते हैं। उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। वो किसके संविधान को मानते हैं? वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं। जो नागपुर का संविधान है वो भाजपाइयों पर लागू होता है, भारत का संविधान वो नहीं मानते, भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। और इसीलिए देखिए आप, प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को?
बाबा साहब ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है संविधान के रूप में, उसका कत्ल वो क्यों करेंगे? वो क्यों कोई बदलाव करेंगे? इसका मतलब बदलाव की मंशा आपके और आरएसएस के और संघ के मन में और नागपुर में बैठे हुए लोगों के मन में है। और इसीलिए देश का गृह मंत्री खुलेआम कह रहा है 50 साल तक देश पे राज करूंगा, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? तो मैं आपको बता रहा था कि मोहन भागवत ने 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले कहा कि देश के अंदर आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। फिर एक बार बीजेपी पर हमला बोला है आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने, और पूरी बात आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव मैदान में हैं और कल यहां भी वोटिंग होनी है। छिंदवाड़ा के मुद्दे क्या हैं, और हमारे सहयोगी रविकांत ने लोगों से उनके मुद्दों पर बात की और जानने का प्रयास किया। प्रचार खत्म होने के बाद अब हम छिंदवाड़ा के आम लोगों से बात कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे। यहाँ पर एक समोसे की दुकान पर हम हैं। हालांकि यहाँ का जो ट्रेडिशनल नाश्ता है वो सुबह यहाँ समोसा मिलता है और पोहा और जलेबी लोग खाते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, क्या है मुद्दा आप लोगों का इस बार वोटिंग के लिए? मुद्दा तो अपना ये है कि राष्ट्र हित में वोट करेंगे और जो विकास है देश का कुछ सालों में बहुत अच्छा हुआ है, हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे चलता रहे और राष्ट्र को मजबूती मिले। उस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे हम, और जनता से भी यही कहेंगे भैया आप समझदारी से जिस विकास चल रहा है उसके पे वोट करेंगे, सपोर्ट पे। और पहले विकास कैसा था यहाँ? इसके पहले 70 सालों से भी देखे हैं अपन ने, उससे ज़्यादा विकास अभी लगता है अपने को। हाँ, तो उसके आधार पे अभी जो आप लोग बताइए मुद्दे क्या रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे, तो मन में क्या रहेगा, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? भाई जो देश हित में कार्य कर रहे हैं वो ऐसा सांसद हमें मिले, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपने क्षेत्र का विकास हो प्रॉपरली। इसके पहले भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। जो समय की जो मांग है उसके हिसाब से विकास होना चाहिए, हमारा कहना ही ये है। उस आधार पर हम वोट करेंगे। और पहले कैसा विकास हुआ? अच्छा विकास हुआ, आप देख ही रहे हो सब चीज़ों को। 70 सालों से मतलब जो भी विकास हुआ है वो देखते चले आ रहे हैं। पहले बैलगाड़ी चलते थे, आज मोटरसाइकिल चल रहा है, हवाई जहाज में उड़ रहा है। ये विकास की नीयत क्या है भारत का? योजनाएं आई है, चाची आवास योजना है और लाडली बहना योजना है और कन्या योजना है। ये सब देख के जनता को पता है कि किसमें मतदान। केंद्र की योजनाएं आप लोगों को मिल रही हैं? नहीं, देखो मैं सामान्य वर्ग से हूँ, मुझे कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ना ही आज तक कुछ योजना मिली, इसलिए मुझे ये योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जो देश हित में योजना है वो लागू करो, ये फर्जी योजनाएं लागू मत करो कि 1200 रुपये डाल दिए, 1500 रुपये डाल दिए, 300 रुपये इस पर कम कर दिए। ये चीज़ें कम करने की नहीं, देश हित में कार्य करें। आप मेडिकल में करें, जो भी कार्य करना है, शिक्षा क्षेत्र में करें, ये चीज़ें में परिवहन क्षेत्र में करें, ये कार्य करने के। ये जो आपने 1200 रुपये महिलाओं को डाल दिए, ये विकास नहीं है। छिंदवाड़ा के मन की बात आपने देख ली। उत्तराखंड के हरिद्वार सीट पर भी कल जनता वोट डालेगी। तो देहरादून के लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने लोगों के मन की बात जानने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कल मतदान का दिन है और यहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने जा रही है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देहरादून में हम लोग मौजूद हैं और कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मनीष नारंग। मनीष जी, कल जब आप वोटिंग करने जाएंगे और आपके साथ आपके घर वाले भी जाएंगे, क्या लगता है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करें? मुद्दा सिर्फ विकास का हुआ है सब। बस विकास के लिए ही सब वोटिंग, सब विकास के लिए है। और मेरा सबसे अनुरोध ये है कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, चाहे घूमने जाएं, जहां मर्जी जाएं, सबसे पहले अपना वोट डालें। वोट डाल के उसके बाद जो मर्जी करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है और इसे करना चाहिए। मेरा नाम दिनेश चंद्र। दिनेश जी, क्या मुद्दा लगता है कि जिसको लेकर लोग वोट करें? जो जी विकास करेगा उसी के जीतना है, विकास वाले का। जो विकास चाहिए, विकास। सर, आपका नाम? MM लखेड़ा। सर, आपको क्या लगता है कि कौन सा एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार जो आपको लगता है कि चेंजिंग फैक्टर हो सकता है या बड़ा फैक्टर हो सकता है? इस समय जो है महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। इस समय राष्ट्र हित का मुद्दा है कि राष्ट्र के लिए कौन आगे काम कर रहा है और राष्ट्र को किस दिशा में ले जा रहा है, उस पर जो है वोट पड़ेगा। जो है
लोकल मुद्दे इस चुनाव में ज्यादा नजर नहीं आते, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही आप लोग ध्यान देके बोल। राष्ट्रीय मुद्दे पे ही हर जनता जो है इस समय वोट करेगी और जम के वोट करेगी। वोट जरूर करते हैं ना सर, आप पूरा परिवार वोट करने जाते हैं? बिल्कुल, हम तो सबसे अपील करते हैं कि वोट करें वो, और देखें कि कौन सी पार्टी जो है देश को आगे ले जाएगी, उसे मतदान दे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये देहरादून की जनता है जो कि बता रही है क्या करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शानू शर्मा। सर पार्टी का नाम हम जानना नहीं चाहते, लेकिन क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख के लोग वोट करते हैं? भाई अब इस बारे में क्या मुद्दे रखने, भाई ये है कि राष्ट्रवाद मुद्दा है हमारे लिए, तो बस राष्ट्रवाद को लेकर ही करेंगे। जी जी, वही एक मुद्दा आपको लगता है? हमें ये लगता है, बाकी तो कोई अपनी अपनी सोच। मुझे ये लगता है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए पहले है, बाकी चीजें तो सब चलती रहती है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर आपको लगता है कि काम होना चाहिए और उस पर पार्टी को चुनना चाहिए? पार्टी उत्तराखंड का तो इलेक्शन ही नहीं है ना, ये तो राष्ट्र का इलेक्शन है, तो इससे तो कोई खास फर्क पड़ता भी हमारा मुद्दा चेहरों को ध्यान में रखकर आप वोट करते? राष्ट्र के। जी जी सर। तो ये तमाम लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से मतदान के दिन वो अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। और उत्तराखंड में क्योंकि 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर कल मतदान होना है, तो उसी को ध्यान में रखकर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि लोकल मुद्दे इन चुनाव में हावी नहीं होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बातचीत होती है और उन्हीं मुद्दों पर वो लोग मतदान भी करते हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, देहरादून।